सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने समझा था समरी ऑफ सप्लीमेंट्री नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे डिटेल। सो शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन की। राइट, कहाँ से शुरुआत होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। So in the beginning, the author talks about his journey to one of the coldest, driest and windiest continent on earth, है ना। शुरुआत में जो है यहाँ पर तिशानी दोषी जो है किस बारे में बात करती है, तो जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जिसको कहा जाए, है ना, ड्राइएस्ट कह सकते हैं या फिर विंडीएस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा हवा चलती हो, ऐसे प्लेस के बारे में बात करते हैं। और उस प्लेस का नाम क्या है, तो एंटार्क्टिका, है ना। He went there on a Russian research vessel known as the Academic Shokleski, है ना। वहाँ पर वो कैसे पहुँचती है, तो एक रशियन वेसल का सहारा लेती है। रशियन वेसल मतलब एक रशियन शिप का सहारा लेती है, और उस शिप का नाम क्या है, एकेडमिक शॉकलेस्की, है ना। द ऑथर इज अ साउथ इंडियन मैन, सॉरी ये वुमेन है ना, सॉरी ना, वुमेन है वो, तिशानी दोषी. So author is a South Indian woman who began his journey from Madras. On his voyage, he crossed 9 time zones, 6 checkpoints and 3 water bodies and just as many as ecosphere. है ना, यहाँ पर गलती से जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. तिशानी दोषी एक जो है लेडी है, लेकिन यहाँ पर गलती से ही लिख दिया है. आप लोग जरा सा बेयर कर लीजिएगा इस चीज़ के साथ में, ठीक है. सो ऑथर जो कौन है, एक साउथ इंडियन लेडी है, और वो अपनी जर्नी जो है उसकी शुरुआत कहाँ से करती हैं, मद्रास से करती हैं. और ये जो जर्नी है, उस जर्नी में वो जो है कितने टाइम जोन जो है क्रॉस करती है, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जितने जो है टोटल चेक पॉइंट्स है, मतलब 6 कंट्रीज़ जो है वो चेंज करती हैं, और 3 वाटर बॉडीज़. 3 वाटर बॉडीज़ का मतलब क्या हुआ कि 3 समुंदर पार करके वो कहाँ पर पहुँचती है, एंटार्क्टिका. और जितने ज़्यादा एकोस्फीयर, मतलब अगर मान लीजिए 3 कंट्री जो है, 6 कंट्री क्रॉस कर रहे हैं, 3 समंदर पार कर रहे हैं, तो अलग अलग वेदर जो है वहाँ पर आपको देखने मिले. तो वहाँ पर जो है तिशानी दोषी अलग अलग एकोस्फीयर को जो है क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. इट टुक हिम अबाउट 100 hours ऑफ कंबाइंड ट्रैवलिंग बाय कार, एरोप्लेन एंड देन अ शिप टू रीच द कॉन्टिनेंट, है ना. टोटल कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग आवर्स कितना है, तो 100 hours. और कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कहीं पर गाड़ी से, कहीं पर एरोप्लेन से गए, और आखिर में जो है उस कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, शिप का. So when he first set his feet on the continent, he felt utmost relief, for it was all white as far as the eyes could see. और जैसे ही वो वहाँ पर पैर रखती है, तो जितनी थकावट होती है वो सारी की सारी थकावट उतर जाती है. क्यों? क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करने के बाद में जो है वो एक ऐसी जगह पर पहुंची है जहाँ पर बहुत कम लोगों को जाने का मौका मिलता है ना. वो साउथ पोल है, सबसे ठंडी जगह, और जितना दूर तक आंखें देख सकती है, हर जगह जो है वो सिर्फ क्या दिखाई देता है, वाइट मतलब स्नो, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है वहाँ पर, है ना. द साइट ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग. और जैसे ही हम जो है हॉरिजॉन की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है वो ज़मीन से मिल रहा है. और इसी वजह से जो है वहाँ पर पहुँचने में जो थकावट हुई है, उस थकावट का इतना ज़्यादा असर नहीं होता. नेक्स्ट इमोशन दैट फॉलोड वॉज दैट ऑफ द वंडरमेंट ना. और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, तो अलग नेक्स्ट जो इमोशन जो उनके मन में जो ख्याल आता है, वो क्या रहता है, वंडरमेंट का, मतलब चौंक जाती है ये सारी चीज़ें देखकर. She was astonished by the fact that there was once a time when India and Antarctica were geographically connected. तब जो है उन्हें ये ख्याल आता है, जब उस चीज़ को वो देखती है, एंटार्क्टिका की ये जो ब्यूटी है उसको देखती है, कि हो सकता है पास्ट में इंडिया और एंटार्क्टिका जो है वो सेम कहा जा सके लैंड मास का हिस्सा होंगे, है ना, हो सकते हैं. Millions of years ago, there was a supercontinent known as Gondwana, है ना, from which Antarctica and India are supposed to have been parted of. कहा जाता है कि सालों पहले, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब तकरीबन 650 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप देखेंगे तो उस कहा जा सके इतने सालों पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना. और एंटार्क्टिका और इंडिया जो है उसी सेम कॉन्टिनेंट का जो है हिस्सा थे. द सिचुएशन हाउएवर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट इज़ राइट नाउ. लेकिन उस समय जो है काफ़ी डिफरेंट कहा जा सके सिचुएशन थी. ह्यूमन्स तो थे नहीं उस टाइम पे अर्थ पर, और क्लाइमेट जो था उस टाइम पे अर्थ का कैसा था, काफ़ी गर्म था. विच गेव राइज टू ह्यूज वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. और जिसकी वजह से बहुत सारी जो है कहा जा सके वहाँ पर वनस्पतियाँ जो है होगी. Gondwana flourished for 500 million years until dinosaurs got extinct and human begins
ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। और गोंडवाना जो है ये तकरीबन जो है 500 मिलियन ईयर्स तक जो है ठीक था, लेकिन उसके बाद में जो है डायनासोर जो है उनका एज खत्म हो गया, डायनासोर जो है धरती से चले गए, और जैसे ही डायनासोर धरती से चले गए ह्यूमन जो है वो धरती पर आए, उनका जो है एग्जिस्टेंस इस धरती पर दिखाई दिया। द ह्यूज कॉन्टिनेंट वाज दैट देन फोर्स इनटू सेग्रेशन टू फॉर्म कंट्रीज एंड द वर्ल्ड एज वी नो ऑफ इट टुडे, है ना। सो जैसे ही इंसान आए, इंसानों के आने की वजह से कहा जा सके उसके बाद में ही जो है ये शुरुआत हुई, वो सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो धीरे धीरे अलग होता गया, और आज जैसे हम जानते हैं उसे अलग अलग कंट्रीज के तौर पर 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के तौर पर जानते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं जियोग्राफिकल मैप पर आजकल। According to author, if one wants to have a glimpse of history and from where we have originated along with where we are headed, Antarctica is the right place. तो ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है हिस्ट्री के बारे में जानना हो, या फिर ये जानना हो कि हमारा ओरिजिन कहाँ पर था, है ना, या फिर ये जानना हो कि कैसे हम आगे बढ़े, तो एंटार्क्टिका जो है वो एक सही प्लेस है। इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड अबाउट माउंटेन रेंजेस एंड लो एलिवेशन कॉन्टिनेंट्स, है ना। बहुत अच्छी जगह है अगर हमें जो है पर्वतों के बारे में जानना हो, कैसे माउंटेन रेंजेस तैयार हुई, है ना, कैसे जो है छोटे छोटे एलिवेशन वाले कॉन्टिनेंट्स तैयार हुए, ओजोन और कार्बन की लेयर, इनका एवोल्यूशन कैसे ये जो है एक्सटिंक्ट हुई। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग एन इनसाइट ऑफ द फ्यूचर एंड दैट कैन बी रियली स्टार्टलिंग, है ना। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो हमें भविष्य के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता सकती है। It was a very different experience for the narrator, as being a South Indian sun-worshipping woman. It was hard for him or anyone else to imagine living in a place where 90% of Earth's ice volumes are stored, है ना। ये काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था नरेटर के लिए। क्यों? क्योंकि नरेटर खुद कहाँ की थी? साउथ इंडियन थी, और साउथ इंडियन लोग जैसा हम जानते हैं सन वर्शिपिंग होते हैं, मतलब धूप में रहने वाले होते हैं ज़्यादातर गर्मी में, और उसके लिए जो है तिशानी दोषी के लिए जो है कहा जा सके ऐसी जगह पर रहना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अर्थ का ये हिस्सा जो है कितना आइस स्टोर करके रखता है, तो 90% जितना, है ना। नॉट ओनली बायोलॉजिकली एंड और फिजिकली डिफिकल्ट बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन, है ना। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि शरीर में भी बदलाव, कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे मेटाबॉलिज्म की तकलीफ हो रही होगी उनको ऐसी ठंडी जगह पर अचानक से जाने के बाद में, शरीर जो है इतनी ठंडी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन सिर्फ फिजिकली या बायोलॉजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी ये चीज़ें जो है उनके लिए अब्जॉर्प्शन से परे थी। A place untouched by humans and their inventions, it gives an experience that makes you forget about all the other things. एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसानों का कोई वजूद ना हो, है ना, ना इंसानों के कोई अच्छी इन्वेंशन जो है यहाँ पर हो, और अगर हम ऐसी जगह पर जाते हैं तो हम जो अर्थ का जो फील रहता है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, वो सारा फील जो है वहाँ पर खो देते हैं, और एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है हमें मिलता है। From small creatures like midges and mites to huge creatures like blue whales and icebergs as big as countries, everything can be found in Antarctica. छोटे छोटे क्रीचर की बात की जाए, वहाँ से लेकर जो है बड़े बड़े जो है ब्लू वेल्स या फिर कहा जा सके आइसबर्ग्स, इतने बड़े जितना कोई एक कंट्री हो, है ना, सब कुछ जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। Days are never ending with sunlight all the time falling on the southern hemisphere. और दिन जो है बहुत लंबे होते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर पर जो है लाइट हमेशा आती रहती है। इट इज सच अ क्वाइट प्लेस इंटरप्टेड ओनली बाय फॉलिंग मास ऑफ स्नो रैपिडली डाउन अ माउंटेन, है ना। एक बहुत शांत जगह है ये, और सिर्फ कौन सी चीज़ों की आवाज़ आती है? तो स्नो एवलेंच। एवलेंच मतलब पहाड़ों पर से जो है जब बर्फ गिरती है उसे कहा जाता है एवलेंच, तो सिर्फ उसी की आवाज़ आती है, उसके अलावा किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। It is a setting that forces you to ponder upon Earth's geological history and helps you foresee future with for humans doesn't seem very pleasant, है ना। इससे हमें जो है अर्थ के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे जियोलॉजिकली जो है अर्थ आगे बढ़ा, और हमें जो है फ्यूचर के बारे में भी पता चल सकता है, फ्यूचर के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इंसान जो है ये सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। अब इंसानों की बात की जाए तो हम जो है धरती पर कब से हैं? तो मेयरली अराउंड 12,000 ईयर्स से, है ना, 12,000 साल से ही हैं हम, विच कन्वर्ट्स इनटू फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अर्थ, है ना। और अगर मान लो अर्थ की बात की जाए तो अर्थ जो है जितने सालों का है, अगर ह्यूमन लाइफ को उतने सालों से कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन लाइफ से जो है मेयरली सेकेंड्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इन द मेयरली दिस लेस टाइम
Humans have managed to exploit each and every resource, thereby creating chaos in a nature. और इतने छोटे कहा जा सके 12,000 सालों में ही जो है छोटे सा स्पैन है ये, इस छोटे से स्पैन में जो है इंसानों ने इतना जो है कहा जा सके शोषण कर लिया है अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का, कि हमने जो है नेचर को बिल्कुल ही कैओस मतलब खराब कर दिया है बिल्कुल। The ever increasing human population is robbing other species of the necessities for survival. और ये जो हम कर रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन जो है धीरे से जितनी जल्दी जो है ये बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हम बाकी सारे जो स्पेसेस हैं ना, बाकी सारे जो क्रीचर्स हैं, उन सभी क्रीचर्स की जो सर्वाइवल है उसके साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। Not to forget about the unlimited exploitation of fossil fuels that have created a blanket of carbon dioxide around our planet, which is further increasing the average global temperature, thus leading a global warming, है ना। और अगर हम देखें तो ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जो है वो जला रहे हैं, और उसकी वजह से हमने जो है धरती के इर्द गिर्द जो है क्या कर दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना दी, और यही लेयर जो है धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वो यहाँ पर सच होती जाती है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर हाई प्रायोरिटी कंसर्न दीज डेज। क्वेश्चंस लाइक मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिका शीट, disruption of Gulf Stream ocean and how the world will end still remains unanswered। और ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले कंसर्न है इन दिनों में। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे एंटार्क्टिका में जो है मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग मतलब जो आइस शीट है वो पिघल रही है, या फिर जो गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ कंट्रीज़ में जो ओशियन है उनका जो है धीरे धीरे बहाव बंद हो रहा है। तो ये जो दुनिया है वो किस तरीके से आगे जो है एंड होगी, ये सवाल जो है अभी भी कैसे रहे हैं, अनआंसर्ड रहे हैं। Regardless, Antarctica remains an important part, not only because it is untouched by humans, but also because of the ice cores, 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice। और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एंटार्क्टिका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, सिर्फ इस वजह से नहीं कि भाई यहाँ पर इंसान जो है कभी आए नहीं है, इस वजह से भी क्योंकि इसके जो आइस लेयर्स हैं, इन आइस लेयर्स के बीच में तकरीबन आधे मिलियन ईयर पुराने जो है क्या दिखाई देते हैं, हमें कार्बन रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं। कार्बन के जो लेयर्स हैं वो दबा के जो है यहाँ पर ट्रैप करके जो है रखी हुई है इन बर्फ के बर्फीले पहाड़ों में। According to the author, if one wishes to study and analyze Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go। और ऑथर के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को जो है अर्थ का पास्ट कैसा था, हम फिलहाल किस सिचुएशन में हैं और भविष्य में क्या होगा, अगर ये जानना है तो एंटार्क्टिका जो है एक सही प्लेस है जाने के लिए। The author has been in Antarctica on an expedition with Students on Ice, a program that takes young minds to the ends of the world, which helps in inspiring them to work towards our planet। अब इस प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इसमें क्या किया जा रहा था, तो इसमें जो है जो यंग माइंड्स रहते हैं, जो टीनेजर्स रहते हैं, उन टीनेजर्स को जो है कहाँ ले जाया जा रहा था, एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा था, ताकि इन्हें जो है हम इंस्पायर कर सकें, फ्यूचर में हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ काम कर सके इसके लिए। It was started with the vision of providing life-changing experiences to the future generation of policy makers to learn about the planet at a very early age। और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था एक विजन के तौर पर कि अगर हम जो है ये जो फ्यूचर के जनरेशन है, ये फ्यूचर जनरेशन जो पॉलिसी मेकर है आगे जाकर, है ना, भविष्य की पीढ़ी है, इनको अगर हम एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देंगे तो वो इस अर्ली एज में जो है हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए बहुत कुछ समझ सकती हैं। The initiative was introduced by Geoff Green, who got tired of his regular job once he got rich and wanted to give it back in some way, है ना। तो ये जो इनिशिएटिव किया गया था किसके द्वारा किया गया था, जॉफ ग्रीन के द्वारा। और वो काफ़ी कहा जा सके थक चुके थे उनके रेगुलर जॉब से, और जैसे ही वो रिच बन गए तो उन्होंने जो है सोचा कि इन चीज़ों को जो है वापस किसको दिया जाए, धरती की ओर जो है हमें थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, प्लेनेट के जो है हमें जो है कुछ करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने जो है इस पूरे एक्सपीडिशन को, इस पूरे प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर किया था।
The program has been immensely successful in implementing its vision by the way people get affected by seeing the real scenario, because it is very easy to sit at home and talk about real issues, but actually seeing glaciers retreating and ice shelves collapsing, it gives you a glimpse into the future. It tells you that the very threat of global warming is real. अब ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है और ये सारी चीज़ों को देखता है तो उससे अफेक्ट हुए बिना तो वो वापस आ नहीं सकता, है ना। रियल सिनेरियो को जाने बिना वो जो है वापस आ नहीं सकता। अगर हम घर पे बैठे हैं और घर पे बैठे बैठे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रियल इश्यू जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर हम एंटार्क्टिका जैसे प्लेस पर जाएं और वहाँ जाकर सच में ये जो आइस शीट मेल्ट हो रही है, जब हम उनको देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमें डर दिखाया जा रहा है, वो कोई अफवाह नहीं है बल्कि क्या है, बिल्कुल ही रियल है। It is one of those places with limited biodiversity and thus has a less complicated ecosystem, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है ना, ज़्यादा पेड़ पौधे तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है हर जगह। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। As a result, little changes in its environment can have drastic effects, है ना। और अगर देखा जाए तो ज़रा सा भी जो है अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, ज़रा सा भी कहा जा सके एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो ये जो है एक बड़ा इफेक्ट बन सकता है प्लेनेट के लिए। For instance, the microscopic phytoplankton are grasses of the sea that sustain the entire southern ocean food chain, है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो फाइटोप्लैंक्टन होती है समंदर के अंदर जो पाई जाती है छोटी छोटी घास, राइट, वो क्या करती है, पूरे साउथर्न ओशियन के अंदर जो फूड चेन है उसको संभालती है। मतलब वो सबसे छोटी जो है सिंगल सेल्यूलर ग्रास है जिसको जो है सबसे छोटी मछली खाती है ना। उससे छोटी मछली किसी और बड़ी मछली का खाना बनती है, फिर वो किसी और बड़ी मछली का खाना बनती है। इस तरीके से पूरा फूड चेन चलता है ना। Now it has been recently concluded by scientists that a further depletion in the ozone layer can affect the activities of these single cell plants and affect the marine life altogether। अब साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर जरा सा भी जो है ओजोन लेयर अब फटा या फिर अब जो है उसमें जरा सा भी कहीं पर छेद हो गया तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इन फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई तो पूरी मरीन लाइफ का जो खाना है, वो खाने का चेन, जो फूड चेन जो है पूरा का पूरा टूट जाएगा। इसीलिए कहा गया है, इन दिस केस द सेइंग कम्स ट्रू, सही बात ये साबित होती है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो बड़ी बड़ी चीजें जो है अपने आप सही हो जाएगी। For all it took for her to travel from Madras to Antarctica, the 9 time zones, 6 checkpoints and various body of water, 3 I can say, the author pondered upon the capability of nature to maintain its balance, है ना। तो जैसे ही मद्रास से वो एंटार्क्टिका जाती है ऑथर, है ना, 9 टाइम जोन जो है क्रॉस करती है, 6 चेक पॉइंट्स रहते हैं, 6 कंट्रीज जो है क्रॉस करती हैं, 3 जो है समंदर पार करती है वहाँ पर, और अलग अलग जो है एकोस्फीयर में वो ट्रैवल करती है। तब उन्हें पता चलता है कि नेचर की जो है अपनी ही खुद की एक कैपेबिलिटी है कि वो जो है ये बैलेंस बना के रखती है। He wondered what it would be like if Antarctica, the place that houses over 90% of world's ice, become warm again। तो वो सोचती है कि क्या होगा कि एंटार्क्टिका जैसा प्लेस जो दुनिया का 90% आइस जो है वो स्टोर करके रखता है, अगर पूरा का पूरा आइस पिघल जाए और वापस से जो है वो एक गर्म प्रदेश बन जाए। She wonders if we will be there to see it, if it ever happens, but who knows। Thus, by seeing the spirit of teenagers who still are left with the courage to save the world, he talks about the uncertainty of events that can happen over a million years, है ना। तो वो यहाँ पर सोचती है कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, क्या हम जिंदा रहेंगे इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, या हम भी वैसे ही चले जाएंगे जैसे मैमल्स चले गए, मैमॉथ चले गए, राइनोस चले गए, डायनासोर चले गए, है ना। तो ये सारे जैसे प्राणी चले गए, क्या इंसान भी इस दुनिया से गायब हो जाएंगे? क्या हम देख पाएंगे कभी इस धरती को वापस से जो है गर्म होते हुए, वापस से जो है आग का गोला जैसे सूरज है उस तरीके से बनते हुए? कुछ कह नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक अनसर्टेन चीज़ है। हमारे आज के जो टीनेजर्स हैं, क्या पता उनके अंदर इतनी करेज हो कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए जो है कुछ काम कर सके, है ना। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि अगर इतने 12,000 सालों में इतना कुछ बदल सकता है तो एक दिन में क्या चेंज आ सकता है
है ना। एक दिन क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर 3 दिन के लिए इन बच्चों को 3-4 दिन के लिए अगर मान लो इन बच्चों को ले जाया जा रहा है एंटार्क्टिका में, तो वो उस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से और अच्छे से जो है उसको सुधारने के लिए, प्लेनेट को जो है बचाने के लिए काम कर सकते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यूनिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।